बड़े अफसोस के साथ ये कहती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लीडरशिप में बम्बई में जहरीली शराब की वजह से अभी तक मरने वालों की जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा हो गई है। हमें उनके परिवार के सभी लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है और कांग्रेस ये डिमांड करती है कि महाराष्ट्र सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी करे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कानून बनाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो। जहां तक आज मेरे और जयराम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबंध है, वो मुद्दा जो पिछले 10 दिन से चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ जो केसेस जिनके बारे में देश के हर एक पत्र में, अखबार में, चैनल में, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, छप रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और देशवासी जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या एक्शन लिया। हर रोज नई नई खबर आती है और इस नई खबर में कुछ तो यहां दिल्ली से और कुछ लंदन से खबरें छपती हैं। बड़े बड़े नेताओं का नाम हर रोज आता है। आज के अखबारों में विदेश के कई लीडरों के नाम आए हैं। यहां के लीडर फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में भी चर्चा हुई। और यहां तक कि बीजेपी के एक एमपी को भी अपनी पार्टी के बारे में ये कहना पड़ा कि उन्हें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए वरना वो अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे। मिस्टर कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट आया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी साधी की है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा था। जिस तरह से ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उसने ललित मोदी को एक अखबार दिया, अंडरटेकिंग दी लंदन में रहने के लिए और ये कहा कि भारत की सरकार को मालूम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री अगर चुप रहे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ललित मोदी जी को और प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध आपस में हैं, क्योंकि दोनों क्रिकेट के मैदान में अलग अलग पोजीशनें पिछले कई सालों से होल्ड करते आए हैं। उनके संबंध बड़े निकट के रहे हैं। तो इससे एक हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें पार्टी है। हमें बहुत ही अफसोस होता और हम जानना चाहेंगे, हमारी पार्टी जानना चाहेगी कि अभी 6 जनवरी 2015 एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में था
ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उसको लेकर, और ये कोर्ट के सामने आया दिल्ली में हाई कोर्ट में। और मिस्टर संजय जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ने फिनांस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी। और अंडरटेकिंग में 3 चीजें उन्होंने अंडरटेकिंग में हाई कोर्ट को बताया है। नंबर 1, एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय एनफोर्स डायरेक्टरेट। नंबर 2, a open and general investigation has been initiated. Number 3, investigation shall be taken to logical conclusion. ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग देता है। और ऐसी सूरत में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर विदेश में कल 21 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आई कोट, मिस्टर जेटली सेड, मिस्टर Lalit Modi's ₹11 crore transaction with the BJP leader and Mrs. Rajesh's son was commercial one. तो एक तरफ से उनकी मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग देती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाएगा। और दूसरा, विदेश में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अखबार वालों को कहते हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में, ये क्लियर कट कवर अप है। और मिस्टर ललित मोदी को और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर को और उसके बेटे को बचाने की कोशिश की है। और मेरा ये आरोप कि इस स्टेटमेंट से ईडी इन्फ्लुएंस होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने अंडरटेकिंग दी है, अब अगर उनका मंत्री एक अलग स्टैंड लेता है, वो क्लीन चिट देता है इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो इलीगल है, इल गॉटन मनी से ये कारोबार चल रहा था एक चीफ मिनिस्टर उसके बेटे के बीच में और ललित मोदी के बीच में, उसको, उस लेन देन को अगर फाइनेंस मिनिस्टर लीगल करार देते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बताते हैं, तो उसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मुझे संदेह है कि वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमारी पार्टी 5 क्वेश्चंस आज माननीय प्रधानमंत्री से पूछती है। पहला क्वेश्चन, वेदर श्रीमती सुषमा स्वराज जी एंड श्रीमती Vasundhara Raje Scindia are not guilty of clear-cut offences under Section 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act 1988. Question number 2, whether Shrimati Sushma Swaraj and Shrimati Vasundhara Raje Scindia are not guilty of clear-cut offences under Section 3 and 4 of Prevention of Money Laundering Act 2002, read with Sections 3 and 13 of Foreign Exchange Management Act.
Question number 3. Whether the Foreign Minister and the Chief Minister of Rajasthan are not guilty of clear-cut offences under Section 12 of the Passports Act 1967, read with Section 107, 12B, 166A, 172, 173, 177, 217 and 221 of Indian Penal Code. Question number 4. Whether getting rupees 21.08 crore from Mauritius-based fictitious company into AHHPL and investing rupees 11.63 crore in NHHPL, that is Shrimati Vasundhara Sons company, through unsecured loan of rupees 3.80 crore and purchase of rupees 10 share at a premium of 96,190 per share can be termed as a simple commercial transaction by any stretch of imagination, as stated by Shri Arun Jaitley, Finance Minister in United States of America. Number 5. Why is Finance Minister and what made Finance Minister to give a clean chit to Mr. Lalit Modi and Shrimati Vasundhara Raje Scindia at a time when Enforcement Directorate under the Ministry of Finance Minister is investigating the shady transaction of converting ill-gotten black money? Does it mean that ED investigations have been summarily closed against Shrimati Vasundhara Raje's family by the Finance Ministry? So these are 5 most relevant questions which no less than the Prime Minister can and should reply to the nation, the entire nation, the entire opposition, the entire media persons, as I said in the beginning, be electronic media or print media, or eagerly waiting for the answer from Honorable Prime Minister, who is chosen silence for the last almost now 1.5 weeks. So we would request Honorable Prime Minister to break the silence and tell the nation as what action he has or he is going to take against these leaders. Thank you very much. साथियों, जैसा कि आपने सुना है, पहले कांग्रेस पार्टी ने 34 सवाल उठाए थे। आज 5 नए सवाल उठाए जा रहे हैं और ये उठाए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा ये मानना है कि 4 महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लंघन हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इंडियन पीनल कोड। ये 4 महत्वपूर्ण कानून हैं, इनका उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन हुआ है विदेश मंत्री से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से। तो हमारा सीधा ये कहना है, और आपको हमारा वक्तव्य भी मिल जाएगा, इन कानूनों के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उसका भी हमने विवरण दिया है और ये साफ है कि क्योंकि ये प्रावधान का उल्लंघन हुआ है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 कानून इसमें शामिल हैं, हमारी ये मांग है
कि इस पर जांच होनी चाहिए, और हमने तो सवाल तो उठाया है, पर मुद्दा साफ है, विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से इन 4 कानूनों का उल्लंघन हुआ है ललित मोदी कांड में। दूसरी बात जो अभी अभी हमारे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उसको मैं सिर्फ दोहराऊंगा कि जो वक्तव्य आया है वॉशिंगटन से वित्त मंत्री की ओर से, एक क्लीन चिट दिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके बेटे को। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसी सरकार के वरिष्ठ वकील दिल्ली हाई कोर्ट में कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हो रही है और चलती रहेगी जब तक उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। इसके बीच में वित्त मंत्री ने अपने बयान से हस्तक्षेप किया है और हमें विश्वास हो गया है कि भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच एक व्हाइट वॉश होने वाली है। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रभारी मंत्री कहते हैं कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्वतंत्र रूप से जांच करेगा। तो आज 5 नए सवाल, 4 कानूनों का उल्लंघन और वित्त मंत्री का वॉशिंगटन का बयान जो दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए आश्वासन के खिलाफ जाता है, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री जी, जो अभी तक योग दिवस हो चुका है, अभी तक मौन व्रत में बैठे हुए हैं, वो मौन व्रत तोड़ें और मन की बात कहें, देशवासियों को विश्वास में लें और जो ललित मोदी का कांड पिछले 6-7 दिनों से हमारे देशवासी चिंतित हैं, वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री जी की ओर से कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है, उनकी मौन की दहाड़ सारा देश सुन रहा है। इस माहौल में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने निद्रासन से उठें और कुछ ना कुछ तो बोलें। 34 सवाल नहीं, आज के 5 सवाल नहीं, बल्कि 1 या 2 सवाल जवाब देने का कष्ट करें। आपने इंक्वायरी डिमांड की है, किस तरह की इंक्वायरी डिमांड किया बताइए। पार्टी मांग रहे हैं, किस तरह का इंक्वायरी डिमांड नहीं, जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है हाई कोर्ट में और ईडी ने जो कहा कि हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे, तो वो पूरा करना चाहिए। खाली हमारा ये कहना है कि एक तरफ से गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देती है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कहता है हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और पूरी तरह से करेंगे, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे, तो बीच में फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं? उनको कहना चाहिए था कि ईडी ने अंडरटेकिंग दी है और वो कार्रवाई करेगी और जो कार्रवाई होगी उस पर हम अमल करेंगे। तो जो जयराम रमेश जी ने बताया और हमारा पार्टी का मानना है कि एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक दिशा दी कि आपको क्या करना है, इसको बंद कर दो, केस को क्लोज कर दो। तो इसलिए हम आपसे भी बताना चाहते हैं कि आप और हम सबको और देश को सतर्क रहना होगा कि किस दिशा में ये सरकार इस केस को ले जाना चाहती है। कि एक तरफ से
अदालतों में कहती है कि हम एक्शन लेंगे और दूसरी तरफ से यही सरकार कहती है कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं एक ही विभाग में। वो अभी तो वो तो मांग चली रही है। वो तो बिल्कुल नहीं, वो जब तक सत्ता में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, तो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। इसलिए जांच निष्पक्ष तभी हो सकती है। बल्कि अब जिस तरह से इसकी लपेट में और बहुत लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को और इस्तीफा देना पड़ेगा निष्पक्ष जांच के लिए। तो इसलिए इससे पहले कि आधा मंत्रिमंडल शक के घेरे में आ जाए और फिर किसी पर विश्वास न रहे और प्रधानमंत्री पर भी विश्वास न रहे, तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी ठीक है कि वो एक्शन ले। वो हमारी जो ओरिजिनल मांग है इस्तीफे की, वो उस पर हम अभी बराबर कायम है, स्टैंड है हमारा। So there are two questions. One is Mr. Maria has said that I informed the IG at that point about DG. But DG or IG, whether they have informed the Home Minister or the Chief Minister is not necessary. They might have informed. So if the Chief Minister, ex-Chief Minister says, I do not know, that means he has not been informed. But meanwhile, the present Chief Minister, I also heard him saying on television that we have told him to tell us why did he meet him and how did he go. And let us wait for that. Or let us wait for the reply of the police commissioner. What reply does he give to the present Chief Minister? I think once his reply comes, I think the year will be much more clear. डेयरी कॉरपोरेशन के लिए अब हम कई चीजें हैं जिनको हम उठाना, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा मुद्दा है जिसको हम 8-10 दिन से उठा रहे हैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। वरना हमारे पास ये मुद्दा भी है, उसको हम एप्रोप्रिएट टाइम पे उठाएंगे। हमारे पास दूसरे मुद्दे हैं जिस तरह से जो आप लोगों को जरा ज्यादा उठाने चाहिए, लेकिन हमें भी बड़ा खेद है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार मारा गया और इस तरह से मध्य प्रदेश में रात को मारा आ गया। तो आपकी जिस तरह से पत्रकारों की आवाज अब बिल्कुल मार कर दबाई जा रही थी। आज तक तो आवाज दबाने के अलग अलग तरीके सुने थे हमने। किसी को करप्ट किया जाता था, किसी को ट्रांसफर कराया जाता था, किसी को नौकरी से हटाया जाता था, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना था कि बिल्कुल जिंदा जला दें। और ये बीजेपी की सरकारों में हो रहा है, अपोजिशन की सरकारों में हो रहे हैं, नॉन कांग्रेस रूल्ड स्टेटों में हो रहा है। इसी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ नन के साथ, अभी झारखंड में एनवायरमेंटलिस्ट के साथ क्या हो गया, रात को मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, यूपी में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, जला दिया गया और उसको कह दिया इसको 30 लाख दे दिए। तो 30 लाख से आप जुर्म करो, उस पर कोई एक्शन नहीं ले लो, तो 30 लाख दे दो और जुर्म छुपाओ। वो मिनिस्टर का क्या हुआ, वो मिनिस्टर क्यों इस्तीफा नहीं दिया, वो मिनिस्टर की जेल क्यों नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे, और खासकर जिस तरह से जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, हम तो आपका सहयोग उसमें चाहें कि आपके जो दिल्ली में जर्नलिस्ट रहते हैं, आप आगे चलिए, हम आपके साथ, हमारी पार्टी आपके साथ बराबर है। आप चाहे धरने पे बैठें, आप कहीं राष्ट्रपति के जाएं, आप जहां भी जुलूस निकालेंगे हम आपके साथ हैं।
क्योंकि इस तरह से मनोबल जो मीडिया पर्सन्स का गिर रहा है, ये जान से मारने वाला तो बिल्कुल ही बहुत है। कल तो आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। कल कौन लिखेगा, कहां लिखेगा, किस गुंडे, किस डाकू, किस चोर के बारे में कौन लिखेगा? तो वो मुद्दा सबसे बड़ा है और ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे। हमने पढ़ा है। लेट अस सी अभी प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से आज हमारी पार्टी ने 5 क्वेश्चन मांगे हैं। हम इसका इंतजार करेंगे एक आध दिन में। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कांग्रेस पार्टी, तो आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। इधर से कोई बोल रहा है। आपके स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आपके हम नाम है गुलाम नबी गुजरा। उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ और उसकी पत्नी के साथ अपने गार्ड से उसको भिजवाया है और मिसबिहेव किया। कोई भी वो हमारी स्टेट में, वहां भी तो बीजेपी की मिली जुली सरकार है, तो उन पर तो असर पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी जाएगा तो उसकी कोलिशन पर तो उनका साया पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि मिल की थाली में खाते हैं तो वो भी यही काम करेंगे। वो कश्मीर वाला कोई करे या मध्य प्रदेश वाला करे, उसका संबंध कहीं बीजेपी से साथ है। या अकेली सरकार होगी या कोलिशन सरकार होगी। गडकरी जी ने आज जयपुर में बयान दिया है कि पार्टी और सरकार पूरी तरह से वसुंधरा जी के साथ और इस्तीफे का सवाल नहीं। पार्डन? गडकरी जी का बयान है कि पार्टी और सरकार वसुंधरा जी के साथ है और इस्तीफे का कोई सवाल नहीं। वो अभी बेचारे पार्लियामेंट से छूटे हैं तो क्यों दूसरे झंझट में पड़े हैं, अपनी जान बचाएं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी पे निशाना साधा है और कहा है कि वो योगा डे के ऊपर नहीं आए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई इन्विटेशन ही नहीं था। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बात थी भारतीय जनता पार्टी की पहली दफा नहीं, बल्कि हर दफा इस तरह की बातें उठाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनकी, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उनको ये जानकारी नहीं है कि एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया और जाहिर है जहां प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होते हैं वहां प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि प्रोटोकॉल में वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है। तो या तो उसको प्रिजाइड करना है या उसको चीफ गेस्ट रहना है। प्रिजाइड करने वाला तो यहां नहीं था कोई। चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री थे और गेस्ट ऑफ ऑनर मिनिस्टर था, मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर था, आयुष मिनिस्टर था। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने खुद ही उनको नहीं बुलाया था, क्योंकि प्रोटोकॉल में वो फिट ही नहीं होते। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को ये जानकारी होते भी कि उनकी सरकार ने नहीं बुलाया प्रोटोकॉल को देखते हुए, और फिर भी उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके लिए जनरल सेक्रेटरी को ही माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रेसिडेंट दोनों को माफी मांगनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 2 है प्रोटोकॉल में हमारे देश के, उनके बारे में इस तरह का भ्रम जनता में और देश में फैलाना, ये एक इससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। मैं इसके बारे में मैं एक चीज कहना, एक मिनट इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राम माधव के ट्वीट से ये साफ जाहिर हो गया है कि ध्रुवीकरण मकसद था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। नमामि गंगा ध्रुवीकरण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ध्रुवीकरण। जो कुछ बीजेपी करती है, जो कुछ ये प्रधानमंत्री करते हैं, ये ध्रुवीकरण के नजरिए से करते हैं। जो लोग मुझ पर देख रहे हैं, ध्रुवीकरण के माने क्या है? पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन।
communal polarization is the only thing Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Ram Madhav know. Namami Ganga is a clear attempt at communal polarization in UP, and this obnoxious tweet by Mr. Ram Madhav, knowing full well, as the leader of the opposition has just said, about the constitutional position of the Vice President of India, is a deliberate and mischievous attempt at polarization and giving yoga, which is an Indian heritage, a communal flavor. On 25th June, it will be 40 years of the emergency year. Last week, Advani said that he's not hopeful, or he doesn't have the confidence that emergency cannot be repeated now. And he thought that this was perhaps a hint at the present leadership of his own party. One is that, how do you look at Mr. Advani's statement? And two, what is the Congress position with regard to emergency? Is the party now ready to say sorry that we committed a mistake or apologize? देखें, दो चीजें इंदिरा जी ने तभी बताया था कि दोबारा कभी इमरजेंसी नहीं होगी, और हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि इमरजेंसी कभी दोबारा कांग्रेस के शासन में नहीं होगी। जहां तक अडवाणी जी का कहना था, उनको जहां तीर फेंकना था वहां तीर ठीक लग गया है, निशाने पर लग गया है। उनका कहना है कि आज से 40 साल पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और इमरजेंसी लगी थी। आज न तो कैबिनेट ने दी है न राष्ट्रपति ने दी है, इमरजेंसी 13 महीने से चल रही है। ये उनको कहना था, वो कह गए और निशाने पर लग गया है। बस आगे Congress party has not been able to galvanize the entire opposition on this entire Lalit Modi agenda? ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। राज को राज ही रहे। पर्दा जो उठ गया तो क्या है ये? Going to the court, saying one thing, on the other hand, saying another thing. What's next, sir? Because it's a huge issue. Because on oath they are saying something else before the court, and on the other hand, outside the Prime Minister they are saying something else. I think double standard is old thing. Now this is triple standard, fourth standard, fifth standard. They have no standard. Each place they will give new statement and will adopt new policy. Inside the parliament one, outside the parliament one. When they are in opposition, they will speak one thing. When they are in the government, they will speak something. When they are in India, they will speak one thing. Then when they are in America, they will speak one thing. In Canada, they will speak third thing. In Germany, they will speak fourth thing. In Korea, they will speak fifth thing. In China, they will speak sixth thing. So how many things? The double standard, there is no end. How many standards? So they have to set now new benchmark for the standards. But the sweet deal which happened between Lalit Modi and Vishant Raje, the ED probe, as you have just said that they're trying to give another angle to it. What Congress party is going to do in case that angle is closed? We have said that. That's one of the questions. Well, there's one of the questions to Honorable Prime Minister, that are you not influencing the ED by the statement of the Finance Minister in the United States? Does it not mean that the Enforcement Directorate is being influenced? So that's one of the questions. मैंने एक ही चीज बताई शुरू में, आप शायद उसको, कि जिस तरह से एक एक लीडर का एक एक का नाम इस घेरे में आ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए उचित होगा कि वो जल्दी एक्शन लें
इससे पहले कि वो भी इसमें आ जाए। आधे मंत्रिमंडल तो आ गया। Right now you say just now that finance minister is influencing economic ED. So now are you suggesting that the prime minister should take action against finance minister? No, let us see. We have just this is one of our questions. Our apprehension is that after this statement, there's every likelihood that ED will be influenced. Entire the enforcement directorate and director will be influenced by the statement given by the finance minister. That is the apprehension. Azhar, do you anticipate that Lalit Modi will sort of spill the beans and include some Congress leaders names too, the way he is going? Well, he can include all the Congress leaders, but nobody is going to believe that. He has already tried to divert the attention of the people. He tried to implicate the Chief Minister of Himachal Pradesh, then the leader of opposition of Gujarat. But I don't think anybody is ready to buy that theory, because it is just to divert the attention. So he may try again. He may try to involve and implicate another half a dozen people, but I don't think the countrymen and particularly the media, you people are not going to buy that, because Lalit Modi will mention any Congress name. no, Lalit Modi can mention, because at the moment they are working in close coordination. I don't know whose names he is going to, but then there has to be a proof. Okay, thank you very much. Working in close coordination, I don't know whose names he is going to, but then there has to be a proof. Okay, thank you very much.